नमस्कार साथियों, तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 24 फरवरी का शिफ्ट 4 वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये 24 फरवरी का है, शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है, जो कि अगर सेट का बात करें तो ये हमारा सेट हो जाएगा 20वां सेट। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले साल नील ने 2 घड़ियाँ खरीदी। इस साल उसने 15,000 प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियाँ बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर उसे X% की हानि हुई। यदि उसकी निव्वल हानि 2,000 है तो X का मान, तो देखिए यहाँ जो निव्वल लिखा है, निव्वल का मतलब होता है कि मतलब जो है मतलब ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल उसे जो हानि हुई कितना हुआ, 2,000 का यहाँ पर हानि हुआ। तो पहले हम यह देखते हैं कि उसे लाभ कितने का हुआ। तो यहाँ लाभ 25% है और दोनों घड़ी का कीमत क्या है, 15,000। मतलब हर घड़ी का कीमत क्या है, 15,000। ठीक है, मतलब 15,000 में बेचा दोनों घड़ी को, मतलब 15,000 प्रति घड़ी के हिसाब से क्या क्या बेचा। ठीक है, तो 15,000 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, 25% का। तो 25 का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य क्या होता है कि लाभ मिल के क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 होगा। तो 5 का वैल्यू यहाँ कितना है, यहाँ 5 का वैल्यू है 15,000। कितना है, 15,000। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू कटेगा कितने बार में, यानी 1 का वैल्यू क्या निकला, 3,000। तो 4 का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 4 का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 4 या 12, यानी कि 12,000। यानी कि 12,000 में खरीदा और 15,000 में बेचा, यानी कि यहाँ पे लाभ कितने का दिख रहा है, 3,000 का। यानी कि 3,000 का लाभ हुआ। 3,000 का क्या हुआ, लाभ हुआ। 3,000 का क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 3,000। कितने का हुआ, 3,000। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हानि कितने का हो रहा है, 2,000 का। ओवरऑल 2,000 का हानि हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर यहाँ पर 3,000 का हानि होता तब जो है लाभ हानि में कोई फर्क नहीं होता, तब यहाँ क्या होता है, यहाँ शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता। लेकिन क्या है, हानि 2,000 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि हानि जो यहाँ हुआ होगा वह लाभ से 2,000 ज़्यादा हुआ होगा। इसका मतलब 5,000 का हानि हुआ होगा। 5,000 का क्या हुआ होगा, हानि। 5,000 का क्या हुआ होगा, हानि। तो अगले घड़ी में क्या हुआ, 5,000 का हानि हुआ। 5,000 का क्या हुआ, हानि हुआ। अब ये जो हानि हुआ किस पर हुआ, क्योंकि लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होता है। तो अगर 15,000 में बेचा है, यानी कि खरीदा कितने में, क्योंकि 5 का हानि हुआ, यानी कि 15 5 20, यानी कि 20 में खरीदा होगा तब ना 5 का हानि हुआ, क्योंकि 20 में खरीदा और 15 में बेचा है, तब क्या हुआ, 5 का हानि हुआ। तो 5,000 का हानि हुआ किस पर, 20,000 पर। किस पर, 20,000 पर। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर। ठीक है, 4 को 0 जो है यहाँ से ये ख़त्म, और 50 का था 25, यानी कि 25% का क्या हुआ, यहाँ पर हानि हुआ। एक्स का मान क्या निकला, 25, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पी क्यू का अनुपात है, तो इसका मान बताना है। यानी कि पी का मान 6 है, क्यू का मान 5 है। तो यहाँ देखिए, पी का मान 6 है तो 6 गुना 6 36, प्लस क्यू का मान 5 है, 5 गुना 5 25, अनुपात। अब इधर देखिए, पी का मान 6 है तो यहाँ 36 माइनस 5 गुना 5 25, 36 और 25 61, और 36 और 25 गया 11, यानी कि 61:11 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या, तो अगर कोई संख्या 100 में 28 का वृद्धि करेंगे क्या होगा, 128, यानी कि 128% का वैल्यू यहाँ कितना है, 320 है। कितना है, 320 है। तो एक का वैल्यू 100 का कितना होगा, 100 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्या पूछा है तो संख्या 100 है। तो 100 बराबर 320 बटे 128 गुना 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये 32 से कटेगा 10 बार में, और ये 32 से कटेगा 4 बार में, फिर 4 से यहाँ पर ये कटेगा 25 बार में। 25 गुना 10 कितना हुआ, 250, यानी कि संख्या क्या है, 250। आगे देखिए, यदि रमन अपनी समान चाल की 30% चाल से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है, तो सामान्य समय बताना है। तो यहाँ देखिए, स्पीड क्या है, अगर ये 100 चलता है
लेकिन क्या कर रहा है 30% चाल, तो 100 का 30% क्या होगा, 100 का 30% 30 होगा, यानी 30 का चाल से चल रहा है। तो अनुपात कितने का हो गया, चाल का अनुपात 10:3 निकला। अब जो समय का बात करें, समय, तो समय इसमें उल्टा हो जाता है, यानी कि 3 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, तो समय का अनुपात में पता चल गया। अब समय का अनुपात में कितने का यहाँ अंतर है, 7 का अंतर है, 7 का अंतर है। और यहाँ मिनट में कितना है, 15 मिनट, यानी कि 7 का वैल्यू कितना है, 15 है। 7 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 15 यहाँ पर है, यहाँ तक ठीक है, 15 है। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, समान चाल, तो समान चाल कितना है, ये बोला क्या है, समान है, तो समान चाल तो यही रहेगा ना, यानी कि 3 यूनिट क्या है, समान चाल है। तो जब 7 का वैल्यू ये है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 15/7 गुना 3, 45/7, 45/7 अगर करेंगे तो लगभग 6 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन में गलती है, यानी क्वेश्चन में इसमें ये कहना चाह रहा होगा कि जो है ये 30% कम करके चलता है। इसमें क्या लिखा है, चाल का 30% लिखा है, सामान्य चाल का 30% चाल से आता करता है। इसमें ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि कम है। तो चलिए हम उस हिसाब से बनाते कम करके। अगर वो 100 का स्पीड से चलता है, तो अगर इसमें 30 का कम करें, अगर हम इसमें 30 का कम ही करें तो कितना होगा, 70 होगा, कितना होगा, 70 होगा। तो अनुपात क्या निकला, 10 और 7, ठीक है। तो समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। कितने का यहाँ अंतर है, 3 का अंतर है। तो 3 का वैल्यू यहाँ कितना है, मिनट में 15 मिनट, यानी 3 का वैल्यू 15 मिनट। तो 1 का वैल्यू यहाँ कितना होगा, 5, 1 का वैल्यू 5, यानी 1 का वैल्यू क्या निकला, 5। हमें क्या पूछ रहा है, सामान्य चाल, तो सामान्य चाल तो ये वाला है, ये वाला क्या है, सामान्य चाल है। तो सामान्य समय में पूछ रहा है, समय कितना लगेगा, सामान्य समय कितना है, 7 है, और देरी वाला कितना है, देरी वाला 10 है, और सामान्य वाला 7 है। तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 7 गुना 5 35, यानी इसमें ये कहना चाह रहा होगा। तो 35 जो है इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5-5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, तो खंडों की संख्या, तो 60 मीटर का तार है तो 5-5 मीटर के खंडों में काटा जाता है, काटा जाने यानी भाग किया जाता है। तो 60 को 5 से भागने कितने बार में कटेगा, 12×5 = 60, यानी कि 12 भाग में कटेगा। आगे देखिए, श्याम किसी काम का जो है 3/5 भाग है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है, तो राखी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो पहले यहाँ इसका हिसाब करते हैं। ये जो राखी क्या है, श्याम से 1.5 गुना कुशल है, यहाँ दिन का बात हो रहा है। तो देखिए अगर क्षमता रहता, जैसे देखिए अगर जैसे श्याम, अगर ये जो श्याम और राखी, अगर श्याम एक काम करता है तो राखी 1.5 काम करती है, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर कहा जाए, अगर हमें कहा जाए कि श्याम जो है 50 काम करता है, 50 काम, तो राखी क्या काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसे 1.5 से गुना करेंगे, 1.5 से गुना करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, 1.5 से गुना करेंगे, तो कितना आपका आएगा, तो 75 आएगा, कितना का 75 आएगा ना। तो ऐसे हम गुना करके निकालते हैं। लेकिन अगर ऐसे रहे कि दिन, अगर दिन हमें दिया रहे, अगर कहा जाए कि ये श्याम जो है कोई काम को 50 दिन में करता है, तो राखी कै दिन में करेगा, तो कै दिन का पूछेगा, तो हम गुना नहीं करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 दिन है, ठीक है, और यहाँ कितना है, 1.5 गुना ज़्यादा कुशल है, तो हम क्या करेंगे, 10 को जो 1.5 से भाग देंगे, तो 10 को अगर हम 1.5 से भाग देंगे तो दशमलव हटेगा तो ऊपर जाएगा, तो 100/15, और ये जो है 5 से कटेगा 20 बार में, और ये 3 बार में, यानी कि बराबर 20/3 आया। अब ये जो 20/3 दिन जो काम ये राखी जो कर रही है, ये क्या काम है, 3/5 है, 3/5, तो 3/5 काम जो है, 3/5 काम जो है कितने में, 20/3 दिन में पूरा हो रहा है। तो मैं बोला पूरा काम, तो पूरा काम तो एक रहेगा, पूरा काम तो एक रहेगा, तो एक काम का कितने में लगे, एक काम जो है कितने में होगा, तो बस कुछ नहीं, कोना कोने यहाँ पर जो है मतलब जो गुना हो, ये जो है 5 ऊपर, 5 को ऊपर से गुना कर देंगे और 3 को नीचे से, तो नीचे से करेंगे, ये 20, 5 ऊपर जाएगा तो 20 गुना 5, और 3 फिर नीचे आएगा तो 3 गुना 3, तो 20 गुना 5 100, और या 3 गुना 3 9, यानी 100/9 दिन में जो है काम को यहाँ पर पूरा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, तो इसे सॉल्व करना, तो यहाँ देखिए पहले
यहाँ तो गुना का काम होगा और यहाँ भाग का काम। तो इधर देखिए, यहाँ आपका तो 100 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर देखिए भाग का काम करेंगे तो 2 बार में कटेगा और 2 बार में कटा, फिर 2 गुना 7 14 प्लस 4 गुना 3 12। तो कितना हो गया यहाँ पर 100 और 12, 112 और 112 में 14 गया 98। ठीक है, आगे देखिए, एक मेज 8500 रुपये में खरीदी जाती है और 8000 रुपये में बेची जाती है, तो हानि परसेंट कितना है? तो 85 में खरीदा और बेचा कितने में? 8000 में, 500 का हानि हुआ। तो ये जो 500 का हानि हुआ किस पर हुआ? ये 8500 पर हुआ, क्योंकि 8500 क्या है? क्रय मूल्य है। तो 500 का हानि हुआ 8500 पर, तो 100 पर कितना होगा? तो 100 पर यानी परसेंट। ठीक है, 0 0 यहाँ से ख़त्म। ये जो है मतलब 5 से कट गई है, 100 बार में 100 बार में और ये 17 बार में, तो 100/17, तो 85 आपको 5 बार में, दशमलव शेष 15 बचा। फिर 136 आपका कितने बार में? 8 बार में, 5.8 है ना, तो बस ज़्यादा नहीं करना, बस हो गया काम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी छूट, मतलब कितना छूट इसमें देना चाहिए? तो कितना छूट देना चाहिए? तो शर्ट का सीपी देखिए, सीपी क्या है? अंकित मूल्य, मतलब अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना, यानी कि अगर सीपी अगर 100 है, अगर सीपी 100 है तो एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 100 का डबल 200, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि 20 का लाभ कमाने के लिए कितना का छूट देना चाहिए? तो एसपी देखें, अब हम इससे कंपेयर करेंगे। तो 100 में 20 का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? 120 में बेचना पड़ेगा। 120 में क्या पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। 120 में बेचना पड़ेगा। तो अब कितने का छूट यहाँ देखा, देखिए 200 के सामान को 120 में बेचा है, कितने का छूट दिया? 80 का छूट दिया, 80 का। अब ये जो 80 का छूट दिया किस पर? ये 200 पर दिया, क्योंकि छूट अंकित मूल्य पे होता है, अंकित मूल्य पे। तो 80/200 गुना 100, यहाँ से 0 0 ख़त्म, 80 का रहा 40, यानी कि 40% का क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई रूट मतलब 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा? तो देखिए पहले, जैसे यहाँ पहले घन देखिए, यह आपका घन है। ठीक है, मतलब सभी भुजाएं इसमें बराबर है। ठीक है, तो सबसे लंबी छड़ इसमें देखिए कोना में आएगा। तो जैसे देखिए, अगर जैसे कोई वर्ग रहता है तो ये इसका क्या हो गया? विकर्ण, ये कोना वाला विकर्ण हो गया। लेकिन घन में क्या होगा? इसका ये वाला कोना देखिए और यहाँ पर इसका जो ये वाला कोना देखिए, मतलब इसका पीछे वाला कोना और इसका आगे वाला कोना, तो ये जो मिलेगा तो ये क्या बनेगा? विकर्ण बनेगा। तो ये क्या होगा? सबसे लंबी भुजा तो यहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि अगर हम इस वाले के यहाँ, अगर हम यहाँ पर ऐसे इस वाले को लेंगे तो ये तो उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ ये वाला अगर हम लेंगे तो ये जो होगा सबसे बड़ा भुजा होगा, सबसे बड़ा यहाँ पर भुजा होगा। तो देखिए इसका मतलब फॉर्मूला होता है, देखिए आप समझ सकते हैं, भुजा सबको हम ए मानते हैं। तो अगर हम इसका यहाँ से अगर विकर्ण निकालें, जैसे यहाँ इसका यहाँ पर है, ये आपका अगर हम इसे कर्ण मान लें, अगर हम इसे कर्ण मानते हैं तो एक आपका, तो यहाँ तो ए आपका है और इस वाले विकर्ण यहाँ जो विकर्ण एक बनेगा तो वो भी आपका जो है आधार का काम करेगा। तो आधार तो ये तो विकर्ण होगा, तो वो वाला विकर्ण हम कैसे निकालेंगे? तो वो वाला विकर्ण निकालने के लिए जो है विकर्ण मतलब कर्ण का मान क्या होता है? ये जो है आधार और ऊंचाई जो होता है, यानी कि बाकी जो भुजा होता है दोनों का स्क्वायर करके रूट करते हैं। तो a² + a² और इसका रूट करेंगे तो a और a 2, यानी कि रूट बराबर √2a आएगा, क्योंकि स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो a आएगा। तो ये तो हो गया विकर्ण का बात। अब हम इसका निकालते हैं, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? a का स्क्वायर और ये जो विकर्ण निकला, यानी ये जो निकला इसका स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस √2 का तो स्क्वायर 2 हो जाएगा और यहाँ a², फिर यहाँ पर ये आ जाएगा तो a² और 2a², यानी कि 3a² और रूट है तो बराबर √3a बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा मतलब, क्योंकि इसमें लिखने में उतना नहीं बन रहा है,
इसलिए इसका जो मैं वाइट बोर्ड पे मतलब बता दूंगा ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो घन का जो सबसे लंबी जो भुजा होता है, जो कि विकर्ण होता है, सबसे लंबी विकर्ण, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है तो उसका फॉर्मूला आप सीधा समझिए, वो होता है √3a होता है, √3a होता है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इसका यहाँ लंबाई कितना दिया है, बराबर 8√3 दिया है, ठीक है। √3 खत्म, तो a का मान क्या निकला, यानी भुजा का मान क्या निकला, 8 निकला, ठीक है, ये निकला। अब घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है, a³। तो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, क्या होगा 512, 8 का क्यूब क्या होगा 512। यानी कि आप या तो आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं या फिर ऐसा, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा ताकि आसानी हो समझने में। चलिए आगे देखिए। 17,000 रुपये को 22% के वार्षिक दर पर 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सम्मिलित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, कितना अधिक प्राप्त होगा अगर अर्धवार्षिक किया जाए तो देखिए यहाँ तो 1 साल का है, तो 1 साल को 22% मिलेगा, 22% कितना मिलेगा, 22% 1 साल में 22%, यहाँ तक ठीक है। अब अगर अर्धवार्षिक होगा तो अर्धवार्षिक मतलब कि आधा साल में यानी 6 महीने में मिलेगा, तो दर भी तो आधा हो जाएगा, यानी कि पहला 6 महीने में 11% और अगला 6 महीने में भी क्या होगा 11%। तो 11 11 22 यहाँ तक तो ठीक है, दोनों बराबर है। लेकिन जैसे हम अगले में जाएंगे तो हमें इसका भी ब्याज मिलेगा, 11 का भी ब्याज मिलेगा। तो 11 का 11%, 11 का 11 यानी कि 11 गुना 11 कितना होता है, 121 होता है। और 121 को अगर 100 से भाग करेंगे तो 1.21 आएगा। यानी कि इसमें अलग से क्या मिल रही है, हमें अलग से मिल रहा है, क्योंकि बाकी यहाँ तक तो सेम है। अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ तक तो सेम है, 11 दूनी 22 और यहाँ भी 22 से आए, ठीक है। यहाँ भी क्या है 22 से है, हाँ। तो यहाँ भी तो 22 से है, ठीक है। और यहाँ भी 22 होता है, लेकिन यही क्या ये अलग से हो जाता है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि कितना अधिक ब्याज होगा, तो इतना अधिक हमें ब्याज मिल रहा है, किसका, ये जो परसेंट मिला है किसका मिलेगा, इसका परसेंट, यानी कि 17,000। क्योंकि ब्याज पर जो क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो ये तो अलग से जो मिला टोटल प्लस करेंगे, यानी ये हमें अलग से मिलाना है। तो ये जो किसका हो जाएगा 17,000 का जो 1.21%, ठीक है। अगर हम या फिर आपसे ऐसे देखिए, यहाँ पर 1% कैसे होता है, मतलब इसमें कटाने का जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम 17,000 का 1% निकालते तो कितना होता है 170 होता, 170 प्लस अब 0.2% देखिए, तो 17 का देखिए 17 का जो है मतलब 17,000 का अगर हम 0.1% निकालते हैं तो 17 होता, और 17 दूनी 34, तो 170 और 34 कितना हो 170 और 34 यानी कि 204, जो कि लगभग में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लगभग में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 3 6 और 30 को 6 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, और 5 से 2 7, ठीक है। आगे देखिए टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिनों में पेंट कर सकता है तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो 9 दिन और 15 का एलसीएम देखिए, इसका एलसीएम कितना का 45, यानी कि कुल काम को 45 मानिए, कुल काम कितना है 45। अब टॉम और जेरी यानी कि टी प्लस जे, ये देखिए 9 दिन में काम कर रहा है, क्या काम 45 काम, तो एक दिन में क्या काम हो रहा है, तो 45/9 यानी एक दिन में 5 काम, एक दिन में 5 काम, क्षमता क्या निकला 5 निकला। अब टॉम का अकेले दिया है, टॉम का जो अकेले का कितना दिया है 15, तो 15 दिन में कर रहा है 45 काम, तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम निकल गया क्षमता। हमें किसका पूछ रहा है जेरी का, किसका पूछा है जेरी का। तो अगर हम इसमें टी को निकाल दें, यहाँ पर टी को निकाल दें तो निकल जाएगा। तो इसका कितने का यहाँ अंतर है, तो 5 में 3 क्या है 2, यानी कि जेरी का कितना क्षमता है 2, कितना क्षमता है 2। अब ये तो 2 इसका क्षमता निकला और काम कितना 45 है, तो कुल काम बटे क्षमता ये दिन निकल जाता है, ठीक है। तो 45/2 करेंगे, यानी कि इतने दिन में क्या लगेगा यहाँ पर समय लगेगा किसको जेरी को अकेले पूरा करने में, ठीक है। आगे देखिए एक कंपनी के 8 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है
$6,000 प्रतिवर्ष है। यदि पहले 4 कर्मचारियों का औसत वेतन $5500 है और अगले 2 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है $7000 है, तो कंपनी का औसत वेतन को बनाए रखने के लिए शेष 2 कर्मचारियों का औसत कितना होना चाहिए, यानी कि 2 कर्मचारी का औसत कितना होना चाहिए वो हमें बताना है। तो पहले यहाँ इसका देखिए, 8 कर्मचारी का औसत कितना है, 6000 है, तो योग कितना होगा, तो 8 गुना 6 यानी कि 48,000 यहाँ टोटल हुआ, 48,000 ये टोटल हुआ। ठीक है, अब इधर का हिसाब करते हैं। 4 कर्मचारी कितना है, 5500, तो 5500 गुना 4, 5500 गुना 4 करें कितना होगा, 11 दूनी 22, यानी कि 22,000, यहाँ आपका 22 लिखते हैं, 22,000 प्लस, और यहाँ देखिए 2 कर्मचारी कितना है, 7 है, यानी कि 7 दूनी 14, तो 22 और 14 कितना हुआ, तो 22 और 14 आपका 36, यानी कि 36,000। ये हो गया। आप क्या कहते हैं कि 2 कर्मचारी को बनाए रखने के लिए कितना, यानी कि कंपनी के पास क्या है, 48,000 देने के लिए, 48,000 देने के लिए, जिसमें से वो क्या क्या 36,000 इन सबको दे दिया, 36,000 दे दिया, तो बचा कितना, तो यहाँ बचा कितना, 12,000 क्या वो बचा। अब जो 12,000 को क्या को बांटेगा, यहाँ 2 कर्मचारी हैं, तो 12,000 को 2 को में बांटना है, तो 2 को में बांटना है, तो बटे 2 करेंगे, तो 12,000 का आधा 6,000, यानी कि $6,000 जो है बाकी 2 कर्मचारियों को मिलेगा। बाकी जो कर्मचारी है उसका औसत वेतन कितना होगा, 6,000 होगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि x बराबर 3/8 यहाँ y है और y, तो x y z का अनुपात बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर y अगर इधर आएगा, अगर y इधर आएगा तो बटे हो जाएगा, तो x का मान क्या निकला, 3 निकला, y का मान 8 निकला, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 3/8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए y और z का, देखिए y अनुपात z का, तो अगर z यहाँ पर आएगा तो y का मान क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, यानी कि y का अनुपात 3 और z का क्या 4 है, ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, सभी का निकालना है, सभी का, तीनों का पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए y तो दोनों जगह है, y दोनों जगह है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यहाँ मान, यहाँ 4 मान है y का और यहाँ 3 मान है, सॉरी यहाँ 8 मान है और यहाँ 3 मान है। तो ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे, तो कैसे बराबर कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 8 और 3 को कैसे बराबर करेंगे, अगर हम यहाँ पर जो है 3 से गुना करते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 से गुना करते हैं इस बार में, यहाँ पर अगर हम 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर हम कितने से गुना करेंगे, 8 से, तो क्या बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम 3 को 8 से गुना करेंगे 24 होगा, और यहाँ पर भी अगर 8 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा, अनुपात 8 गुना 3 24, और इधर 3 गुना 8 24, अनुपात 4 गुना 8 32, यह आपका अनुपात निकल गया एक्स वाई जेड का। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स वाई और जेड तीनों का लिख लीजिए। अब एक्स का मान कितना, यहाँ 9 है। अब देखो वाई क्या है, दोनों जगह 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, तो बस 24 को लिख देंगे। अनुपात जेड का कितना है, 32 है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। यानी क्या करना है, जो चीज़ कॉमन है, यानी जो चीज़ दोनों में है उसे हम बराबर कर देंगे, फिर उसके बाद बस लिख देंगे एक लाइन से, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 और विक्रय मूल्य 2000 है तो छूट परसेंट 2500 को 2000 में बेचा, कितने का छूट दिया, 500 का। तो 500 का छूट दिया किस पर, 2500 पर। किस पर, 2500 पर। किस पर, 2500 पर। तो 100 पर, तो 100 पर। ठीक है, ये ख़त्म, और ये कटेगा कितने बार में, 20 बार में। कितने बार में, 20 बार में, यानी कि 20% का क्या दे रहा है, छूट। आगे देखिए, तो यहाँ पर एक ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब ऑफ का मतलब गुना होता है, यहाँ गुना हो जाएगा, और यहाँ पर जो भाग होगा तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। चलिए फिर से यहाँ लिखते हैं 625 बटे 125, इसके लिए हम गुना लिखते हैं 45 बटे 225 प्लस 256 बटे 64। अब भाग को गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 196 ऊपर आ जाएगा और नीचे में 56, यहाँ तक। ठीक है, अब जो यहाँ करते हैं, ये कटेगा यहाँ से 5 बार में, और ये 45 से ये भी जो है 5 बार में कट जाएगा।
तो ये 5 यहाँ ख़त्म, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा प्लस। अब इधर का देखते हैं, इधर का हिसाब किताब करते हैं। तो ये कटेगा 4 बार में, कितने बार में, 4 बार में। और फिर यहाँ से ये जो 56 से कितने बार में कटेगा, 56 से उतने, लेकिन हाँ 14 से कटेगा, 28 से भी कट जाएगा। तो 28 से ये 2 बार में कटेगा, और ये 28 से जो है 7 बार में, 7 बार में हाँ। फिर ये 2 यहाँ कटेगा 2 बार में, 4 से। 2 गुना 7 कितना है, 14, तो प्लस 14, 1 और 14 15। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक निश्चित धनराशि पर जो है 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 1920 रुपये है। तो वह धनराशि कितनी है। 3/2 का मतलब 1.5 वर्ष, 7/2 का मतलब यानी 7 का 3.5। तो इन दोनों के बीच का कितने का अंतर है, तो यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी कि 2 साल में कितना अंतर है, 1920। तो दर कितना है, 1 साल का 12% है, तो 2 साल का कितना होगा, तो 2 साल का 24%, यानी कि 24% क्या है, दर है। तो और यहाँ अंतर कितना है, 1920, यानी कि 24% का वैल्यू कितना है, 1920। 24% का वैल्यू क्या है, 1920। तो यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 24 से कटेगा एक बार में। और ये जो 192 कितने बार में कटेगा, 192 जो है 8 बार में, यानी 1% का वैल्यू क्या निकला, 80 निकला। हमें क्या पूछा, धनराशि। तो धनराशि तो क्या रहेगा, 100 रहेगा, कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है। तो 100% का मान कितना होगा, जब 1 का वैल्यू 80 है तो 100 का 8000 हो जाएगा, क्योंकि 2 का 0 बढ़ेगा तो 8000 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, 2 क्वेश्चन बचा, इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 5 संख्या है, ये 5 क्या है, सम की विषम है। तो ये आपका जो है विषम है। विषम में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर संख्या लगातार में रहे तो बीच में जो संख्या है बीच में वो संख्या पर क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो औसत क्या 21 है, इसका मतलब 21 क्या आएगा, बीच में आएगा, बीच में आएगा। तो संख्या क्या है, 5 को संख्या है, तो 5 को संख्या यानी कि ये साइड 2 को संख्या और ये भी साइड 2 को संख्या है। तो 21 में, क्योंकि विषम है तो विषम में दो माइनस करेंगे, तो 21 में 2 गया 19, 19 में 2 गया 17, ये आपका हो गया। अब इधर देखते हैं, 21 और 2 23, 23 और 2 25, निकल गया 5 को संख्या। और बीच में यहाँ 21 है ना, देखो बीच में क्या 21 है ना, यहाँ पर बीच में क्या 21 है, ये 21 का औसत है। अब हमें क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, 25 है, सबसे बड़ी 25 है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। और छोटी क्या है, 17। ठीक है, सबसे बड़ी पूछा तो यही, इसी को लिखेंगे 25। आगे देखिए, अंतिम सवाल बचा, इसे देख लेते हैं जल्दी से। अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी 9765 रुपये है तो अनिल की आय कितनी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होता है, देखिए 30% दान करता है, ठीक है। तो यहाँ 70%, तो देखिए 100 कमाया, 100 में क्या किया, 30 दान किया, तो बचा कितना, 70 बचा। अब इस 70 में से 70%, तो 70 का 70% कितना होगा, 70 का 70%। तो अगर 10% निकालें तो 7 होगा, 7 गुना 7 49, यानी कि 49 क्या किया, बैंक में जमा किया। तो बचा कितना, 70 में 49 क्या, 21, यानी 21 क्या वो बचा। अब ये जो बचा कितना यहाँ रुपए में बच रहा है, 9765, यानी 21 का जो वैल्यू है कितना है, 9765। 21 का वैल्यू कितना है, 9765। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना का, तो 21 से 1 बार में कटेगा, मतलब हाँ। और ये भी 21 से कटेगा, 97 है। तो 84 आपका 4 बार में, शेष कितना बचा, 13। तो 126 आपका फिर 6 बार में, फिर शेष कितना बच जाता है 10, फिर 105 आपका 5 बार में, यानी कि 465 आया एक का मान। एक का मान क्या आया, 465। हमें क्या पूछ रहा है कि जो है अनिल की आय, तो आय कितना है, यहाँ देखिए 100 है, कितना है अनिल की आय, यहाँ कितना है 100 है। तो जब यहाँ पर 1 का वैल्यू निकल गया तो 100 का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 100 का क्या हो जाएगा, 465 और यहाँ 00, यानी कि 46,500, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।